सभी को नमस्कार। अभी जो हमारी स्वतंत्रता है वो साथ रह के जो दुख पाया है उसकी प्रतिक्रिया के रूप में हम उससे थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करना चाहते हैं या मेरी मनमानी जो हो जाए वो करना चाहते हैं। पर देखो कल भी ये चर्चा हुआ है, इस नेचर में हर एंटिटी किसी नियम के साथ है। मानव के अलावा जितनी भी नेचुरल एंटिटी है उस सब का एक नेचुरल बिहेवियर है। वो किसी महापुरुष ने, किसी धर्म और जाति ने, किसी ने बनाया नहीं, वो है। उसी तरह से ह्यूमन बीइंग भी एक नेचुरल एंटिटी है, इसलिए उसका भी कोई नेचुरल बिहेवियर है। किसी महापुरुष को तय नहीं करना है, तो इसका मतलब जो है केवल उसको पहचानना है, ये सामर्थ्य मानव के पास है। तो जो है वो पहचानना मानव समीक्षा विधि से आगे बढ़ता है। समीक्षा विधि का मतलब है कि जिसको वो ठीक मानता है वो करके देख लेता है, और उससे वो नहीं मिलता है जिसकी उसको तलाश थी, तो वहां से फिर आगे मूव कर जाता है कि नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। अब ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये बहुत मेहनत का काम है। जिंदगी का पता चला 50 साल इसमें निकल गया कि जिंदगी क्या है, तब तक हाथ पैर ढीले। तो लगभग जो अभी की कहानी है, हममें से हर आदमी लगभग जीरो से शुरू हम कर रहे हैं, या जो कुछ है उसमें हिट एंड ट्रायल लंबे समय तक चलता है। कि कोई भी एक मशीन लेके आते हैं, कोई भी एक इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट लेके आते हैं, मोबाइल लेके आते हैं, मशीन लेके आते हैं, उसके 3 मैनुअल साथ में मिलते हैं, ऑपरेशनल मैनुअल, टेक्निकल मैनुअल और एक रिपेयर मेंटेनेंस। ह्यूमन नाम की मशीन है, इसका कोई मैनुअल हमारे पास नहीं, जबकि मानव के पैदा होने में मानव का कोई योगदान नहीं है ना। मानव सृष्टि में अपनी तरह से प्रकट हुआ है, कैसे हुआ उसकी चर्चा करेंगे। शरीर भी किसी नियम से ही चलता है। हमारी किडनी का डॉक्टर मुस्लिम, सिख, ईसाई से तय नहीं होता है। पूरे विश्व में जितने सारे लोग हैं, किडनी का डॉक्टर ही होता है, हार्ट का डॉक्टर हार्ट का होता है, लीवर का लीवर ही होता है। शरीर के नियम को हमने किसी हद तक पहचाना है, इसलिए शरीर के साथ किसी हद तक निर्वाह कर पा रहे हैं। लेकिन ये जो मैं नाम की चीज है, जहां ये सेल्फ है, थॉट प्रोसेस है, ये भाव है, विचार है, इसके खुश होने के नियम है ना, ये वाला पार्ट अभी हमारे पास उतना ऑब्जेक्टिवली सामने नहीं है जिस तरह से बाकी चीजें हमारे पास ऑब्जेक्टिवली सामने आई। और वर्तमान पूरी शिक्षा लॉजिक और मेमोरी के आगे जाती नहीं, इसलिए हमको जिंदगी पकड़ में नहीं आएगी। बाकी सब ठीक है, चांद पे पहुंच जाएं, मंगल पे पहुंच जाएं, ना अपने में पहुंचे ना अपनों के साथ पहुंचे। अपने से बात नहीं होती है, इसलिए अपनों से बात नहीं होती। जिसकी अपने से बात हो जाती है उसकी अपनों से बात हो जाती है। ये अपना हम बोल तो रहे हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये सेल्फ है किधर? जब तक इस सेल्फ के बारे एंड टू एंड क्लैरिटी नहीं है, शरीर को चलाने वाला भी मैं हूं। मेरा मन है पंखे पे लटका दूंगा, और मेरा मन है पटरी पे रख दूंगा, और मेरा मन है इससे जो मर्जी करूं। तो इस शरीर को यूज करने वाला मैं हूं। मनमानी चलने की गुंजाइश इतनी है कि मैं व्हाइट पहन लूं कि ब्लैक पहन लूं। मनमानी की गुंजाइश इतनी है कि मैं 4 घंटे सो लूं कि 8 घंटे सो लूं। मनमानी की गुंजाइश इतनी है कि नमक कम खाऊं कि ज्यादा खाऊं। एक रेंज है, लेकिन ऐसी मनमानी की कोई गुंजाइश नहीं है मैं कुछ भी करूं और मेरे तरीके से सुखी हो जाऊं। मानव किसी नियम से सुखी होता है, नियम से दुखी होता है। उस एग्जिस्टेंशियल नियम को पहचानना हमारी बाध्यता है, हमारी खुशी है, हमारी स्वतंत्रता है, हमारा पोटेंशियल है। इतनी ही बात है। 3 साल का बच्चा जब एक सिस्टम के अंदर प्रवेश करता है, तो जो हमारे शिक्षा के वास्तविक उद्देश्य हैं वो वहां तक क्यों नहीं पहुंच पा रहा? इसकी पूरी यात्रा जिंदा रहना और जीने से ही परिभाषित हो रही है। अगर हमारा पूरा सिस्टम जिंदा रहने पर फोकस है, तो जितनी पढ़ाई हम अभी पढ़ रहे हैं उसका कंटेंट बेसिकली शरीर को बनाए रखने के लिए, नए शरीर पैदा करने के लिए, शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए और शरीर को साधन उपलब्ध कराए रखने के लिए, कुल मिला के शरीर मल्टीप्लाई करने की कहानी। इससे ज्यादा की कहानी हमारे पास सेमिनार में चर्चा करने के रूप में है। जिंदगी में ग्राउंड रियलिटी के रूप में जो हम जी रहे हैं उतना बोलेंगे तो वो कुल मिला के हम जनसंख्या मल्टीप्लाई करके सुविधापूर्ण तरीके से जी रहे हैं। ज्यादा सुविधा आने को हमने जिंदगी माना, तो इसलिए उसको विषय वस्तु बोल रहे हैं। सही में वो जीने की वस्तु है भी नहीं, वो जिंदा रहने की वस्तु है। इंग्लिश में ज्यादा अच्छा नाम है कंटेंट, क्योंकि कंटेंट में दोनों ही शामिल है। इसलिए यदि ज्ञान को डिवाइड करेंगे तो हम 2 भाग में डिवाइड कर सकते हैं। एक भाग वो है जो जिंदा रहने का ज्ञान, दूसरा भाग वो है जो जीने का ज्ञान। कोई समय ऐसा भी था जब मुझको स्त्री पुरुष का पता ही नहीं था। यदि एक बच्चे को ना बताया जाए
स्त्री पुरुष के भेद को, कितनी उम्र तक उसको पता नहीं चलेगा कि स्त्री पुरुष में कोई भेद होता है? वो 5, 6, 7, 8 साल तक जा ही सकता है। मानव 3 ही दुर्घटनाओं से गुजरता है जब तक उसको जागृति नहीं आती है, जब तक वो एग्जिस्टेंस जैसा है उसको वैसा नहीं देख पाता है। या तो वो कोई चीज को ओवर इवेल्युएट करता है, जितनी उसकी औकात है उससे ज्यादा उसको मानता है, या वो अंडर इवेल्युएट करता है, जितनी उसकी हैसियत है उससे कम उसको आंकता है, या कुछ का कुछ इवेल्युएट करता है ना। जैसे रस्सी को सांप मान लेना, ये कुछ का कुछ हो गया। अभी जब हम कहते हैं कि एक दूसरे को हम जज करते हैं, क्यों जज करते हैं? करेंगे ही, आप रोक नहीं पाओगे, क्योंकि आदमी के भीतर जज करने की मशीन लगी हुई है। ये जो सेल्फ नाम की एंटिटी है उसमें जज करने का मैकेनिज्म है, और वो मैकेनिज्म अक्षय है। अक्षय मतलब रुकेगा नहीं, वो काम करेगा ही। हम छठे दिन जब उसको पूरा खोलेंगे, एक दिन पूरा सेल्फ पे बात करेंगे, तब हम देखेंगे कि एग्जिस्टेंशियली सेल्फ में कंपैरिजन का मैकेनिज्म इंस्टॉल्ड है, बाय नेचर इंस्टॉल्ड है। तो यदि कोई मैकेनिज्म बाय नेचर इंस्टॉल्ड है तो वो काम करेगा, वो रुकेगा नहीं। लेकिन आधार क्या होगा? तो अभी तक हमने आदमी को शरीर के रूप में पहचाना है। जब हमने केवल शरीर के रूप में पहचाना है तो हमको शक्ल दिखाई देगी, हाइट दिखाई देगी, रंग दिखाई देगा, रूप दिखाई देगा, धन दिखाई देगा, पद दिखाई देगा, जाति दिखाई देगी, धर्म दिखाई देगा, नेशनैलिटी दिखाई देगी। तो जितने भौतिक पैरामीटर हैं वो दिखाई देंगे ही। उन्हीं के आधार पे मैं फिर से कहना चाहूंगा, कल जो चर्चा हुई थी, जब तक हमारे पास कोई चीज का एब्सोल्यूट पैरामीटर नहीं होता है, हम बाय डिफॉल्ट कंपैरिजन में जाने के लिए मजबूर होते हैं, क्योंकि मैं अपने आप को अच्छा साबित करना ही चाहता हूं। जैसे कल हमने चर्चा किया कि सुंदरता का मापदंड क्या होगा। जब मैं शरीर की चेतना से देखता हूं तो दूसरा मेरे को स्त्री पुरुष दिखाई देता है, दूसरा मेरे को गोरा और काला दिखाई देता है। मैं कंपैरिजन करता हूं क्योंकि मेरे को अपने आप को पहचानने का कोई एब्सोल्यूट पैरामीटर नहीं है। तो जब सुंदरता का पैरामीटर हमारे पास नहीं है, इसलिए हम कंपैरिजन करेंगे ही। कंपैरिजन करके अपने आप को बड़ा सिद्ध करने की कोशिश करेंगे ही, नहीं सिद्ध हो पाएंगे। अब आपकी हाइट ही 5 फुट है और आपको हाइट को लेके कॉम्प्लेक्स है, तो आप कॉम्प्लेक्स में रहेंगे, क्योंकि इसको खींच के बड़ा कर नहीं सकते। कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको आप मेहनत करके ठीक कर सकते हैं ना, कि भाई मेरे को इंग्लिश नहीं आता है, मैं मेहनत करके सीख लूंगा। कोई और चीज है, मेरी कोई योग्यता में कमी है, मैं मेहनत करके सीख लूंगा। अब मेरी हाइट का मैं क्या करूं, इसका तो कुछ नहीं कर सकते। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसको हमको तो पता ही है अपने बारे में, तो उनको हम चेंज नहीं कर सकते। इसलिए जिंदगी भर उसी दबाव में जीने के लिए हम बाध्य होते हैं। जबकि आदमी की हाइट का उसकी खुशी से कोई लेन देन नहीं है, उसकी पर्सनैलिटी से कोई लेन देन नहीं है, उसके कॉन्फिडेंस लेवल से कोई लेन देन नहीं है। इस तरह से रूप का कोई यूनिवर्सल मापदंड नहीं है, धन का कोई यूनिवर्सल मापदंड नहीं है, पद का कोई यूनिवर्सल मापदंड नहीं है, शरीर में बल का कोई यूनिवर्सल मापदंड नहीं है। इसके अलावा हमारे पास कोई आधार नहीं है। इसलिए हम कितनी ही भाषा करें कि जज नहीं करना है, हम जज करेंगे ही, क्योंकि वो हमारे आचरण में है। जो हमारे आचरण में है वो है की भाषा में चलता है, और जो हमारे आचरण में नहीं है वो चाहिए की भाषा में चलता है। इससे मेरा जो अपने आप को पढ़ने का तरीका है, मेरी लोकेशन क्या है, मेरा डेस्टिनेशन क्या है, और डेस्टिनेशन तक की मेरी जर्नी क्या है। अभी ना मेरे को मेरा लोकेशन पता है, ना मेरा डेस्टिनेशन पता है। तो धीरे धीरे वो और प्रिसाइज होगा। जब हम कह रहे हैं कि संवेदनहीनता, संवेदनशीलता, संज्ञानशीलता, इसमें लंबी लंबी रेंज है। अभी हम बहुत ब्रॉडली कह रहे हैं। जब आप अपने आप को संवेदनशील कह रहे हो तो आप संवेदनशील दिखना चाहते हो, होना चाहते हो, पर यदि मैक्सिमम टाइम देखोगे तो आप संवेदनहीनता में चले जाते। आप इंग्लिश की 4 क्लास करने गए या आप केमिस्ट्री की 4 क्लास करने गए, उसके बाद आप केमिस्ट्री के मास्टर नहीं हो जाते। तो आचरण कोई थोड़ी आगे की चीज है। तो आचरण का पहला काम यह है कि इंफॉर्मेशन मेरे पास पूरा डाउनलोड हो गया। तो इस दर्शन पे आधारित लगभग 12 बुक्स हैं, जिसमें कि अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र और दर्शन, व्यवहार दर्शन, कर्म दर्शन, अभ्यास दर्शन। तो कुल मिला के आदमी के जीने के जितने डायमेंशन हो सकते हैं उन सारे डायमेंशन को एड्रेस किया गया। तो पहला काम यह है कि यदि मैं वाकई में किसी आचरण तक पहुंचना चाहता हूं तो मेरे पास इंफॉर्मेशन पूरा हो कि नहीं हो। इंफॉर्मेशन पूरा होने के लिए वो 12 बुक्स जो भी कंटेंट है वो यदि मेरे अधिकार में आ जाए तो फिर हम किसी अपेक्षा करें कि या कोई आचरण की अपेक्षा। ये पहला शिविर करने से इतना भर समझ में आता है कि कोई बात समझने लायक है। अब ये समझ में आता है जिंदगी में 2 तरह के काम है संसार में। एक तरह की चीजें वो हैं जो मानव जाति के पास उपलब्ध नहीं होती हैं और कोई साइंटिस्ट, कोई महापुरुष उसको पहली बार पहचानता है। इसका नाम अनुसंधान। जैसे न्यूटन के पहले भी वो नियम था, लेकिन न्यूटन ने उस नियम को पहचाना
तो न्यूटन ने उसका अनुसंधान किया। तो अनुसंधान और शोध ये दो शब्द हैं। जो सच्चाई मानव जाति के पास, मानव जाति के लिए पहली बार उद्घाटित होती है, पहली बार उसके सामने कोई लेके आता है, इसका नाम अनुसंधान है। अब वो सच्चाई चाहे जड़ संसार से रिलेटेड है कि वो चैतन्य संसार से रिलेटेड है, कि ये चर्चा वो चर्चा है जहां जिंदगी में आर पार ही देखना होगा, जहां मैं आपको खुल के आमंत्रित करता हूं कि आपको आह्वान नहीं करूंगा तो मेरे को ये हक नहीं है कि मैं आपकी जिंदगी में हस्तक्षेप करूं। भी आप कोई अच्छा काम करते हो या कोई आपको अप्रिशिएट करता है या आप खुद कोई अच्छा काम करते हो, आप खुद अपने आप को अप्रिशिएट करते हो, तब आप एक काम करते हो, कभी कभी क्या करते हो, आईना देख लेने का मन होता है, क्योंकि उस समय में मैं आपको सुंदर महसूस करता हूं। इसलिए सुंदरता की परिभाषा दर्शन में मेरे भाव और विचार की सुंदरता ही मेरी सुंदरता है। इसलिए बढ़िया सूत्र है, पवित्र विचार ही मनोबल है। जब भी मेरे मन में कोई मलिन विचार आता है, नेगेटिव थॉट आता है, खराब विचार आता है, तो मेरी आंख से आंख मिला के बात कर सकूं, खुद ही अपने में कुछ गैप सा दिखाई देता है। और जब मैं पवित्रता से किसी की आंखों में आंख डाल के देख लेता हूं, उतना ही आदमी को स्वीकार हो जाता है। आदमी के पूरे शरीर में आंखें सबसे अधिक एक्सप्रेसिव चीजें हैं, बाकी कोई भी चीज इतनी एक्सप्रेसिव नहीं है। तो ये मैं नाम की एंटिटी डायरेक्टली आंखों से देखती है। इसलिए आंखों की गहराई देखने मात्र से ही आदमी की चित्त की स्थिति का भी पता चल जाता है। इसलिए कहा जाता है कि महापुरुषों की आंखों में स्थिरता होती है, सामान्य आदमी की आंखों में काफी चंचलता होती है। और आंख की पुतली में से भी देखने का भी एक गहराई दिखाई देता है कि कुछ अलग तरह का मामला है। जब एक आदमी अपने होने मात्र से खुश होता है, जब एक आदमी अपनी उपयोगिता को देख के खुश होता है, जब एक आदमी अथाह से इति तक अपने भीतर में खुश रहता है, वो खुशी उसके रोम रोम से छलकती है। दूसरों के प्रति जो उसका उपकार का भाव है, दूसरों की जिंदगी में जो किसी खुशहाली को घोल देने का भाव है, वो जो अपनेपन का विस्तार है, वो आदमी की सुंदरता है। हमारे पास ओरिजिनल ब्यूटी नहीं है, इसलिए हमारा सारा ध्यान शरीर की ब्यूटी पे है, जिसकी ब्यूटी ज्यादा काम करती नहीं है। शरीर की ब्यूटी आपको अहंकार दे सकती है, शरीर की ब्यूटी आपको सुकून नहीं दे सकती है। शरीर की ब्यूटी अच्छा लगने की सीमा में आती है, शरीर की ब्यूटी अच्छा होने में कोई कंट्रीब्यूट नहीं करती है। जिंदा रहने का कोई सामान जीने के काम नहीं आता है। तो इसका मतलब है कि ओरिजिनल ब्यूटी हमारे पास नहीं है, इसलिए नकली ब्यूटी से काम चलाते हैं। प्रभावित कर देने को हमने सम्मान माना है। प्रभावित कर देना सही अर्थों में सम्मान नहीं है, वो द्वेष है ना। भय बिन होए न प्रीत, इसमें कोई प्रीत नहीं है। आप किसी को भयभीत करो, वो आपसे प्यार करेगा, ये कभी नहीं हो सकता है। प्यार तो किसी का दिल जीत लेने से होता है, किसी को अपना बना लेने से होता है, किसी की जिंदगी में कोई कंट्रीब्यूट करने से होता है। भय दिखाने से कोई प्यार नहीं होता, वो पशु के लिए ठीक है। हम पशु के प्रिंसिपल को मानव पे लेके आते हैं। जैसे जैसे आपका थॉट प्रोसेस बदलता है, आपके भीतर एक सर्टेनिटी आती है, आपके भीतर एक निश्चितता आती है, जिंदगी को लेके एक पकड़ आती है, उसको लेके अपने भाव और विचार को लेके, अपने भाव और विचार की उस सुंदरता के साथ आप जीने लगते हो, आपका वही चेहरा आकर्षक लगने लगता है। वो जो कॉन्फिडेंस झलकता है, वो जो अपनी स्थिरता झलकती है, वही चेहरा आकर्षक लगने लगता है। ऐसा हमने तमाम चेहरे बदलते, फिजिकली बदलते हुए देखे हैं। तो सुंदरता कभी भी चेहरे में नहीं है। देखो कौन से मापदंड को आप सुंदरता बोलोगे, ये तो हमने कुछ कुछ बना लिया। ये ठीक है कि नेचर में एक हार्मनी है। हर पेड़ के देखोगे एक पत्ती का डिजाइन है, पेड़ का अपना डिजाइन है। कोई पेड़ के डिजाइन को देख के आपको लगता है कि इसका डिजाइन ऐसा होता तो अच्छा होता? कभी आपको ऐसा ख्याल आया कि उंगलियां 12 होती तो अच्छा होता? कभी आपको ऐसा ख्याल आया कि हाइट 25 फीट होती तो अच्छा होता? नेचर में जो भी कुछ है वो अपने आप में पूर्ण है। इसलिए हर व्यक्ति अपने तरीके से पूर्ण है, क्योंकि मैं मुस्कुराने के लिए ही बना हूं। कौन मुस्कुराता है? वो मैं हूं। उसको पहचानने की जरूरत है। उसकी ये नेचुरल इम्बाइब क्वालिटी है, जैसे हवा की एक क्वालिटी है, खाने से शरीर का पोषण होता है, ये हर चीज की कोई क्वालिटी है। मेरी ये क्वालिटी ही है कि मैं खुश रहने के लिए ही बना हूं। और जब भी आदमी मुस्कुराता है, कैसा भी आदमी हो, वो अच्छा ही लगता है। इसलिए सुंदरता कभी भी चेहरे की है नहीं। सही अर्थों में सच्चाई यही है कि हमारे पास जो ओरिजिनल सुंदरता है, जो भाव और विचार की सुंदरता है, जो मेरे होने से खुश रहने की उपयोगिता है, जो मेरी दूसरों को जिंदगी में कंट्रीब्यूट करने की उपयोगिता है, वो सुंदरता मेरे पास नहीं है। इसलिए मैं केवल शरीर में कुछ सोचते रहता हूं। मैंने भी सर यही निष्कर्ष निकाला कि शिविर समाप्त होने के बाद भी बैक गियर तो लगेगा ही,
वास्तविक धरातल है, लेकिन हाँ वास्तविक पहले नहीं से है। कम लगेगा। और संवेदनशीलता और संवेदनहीनता का जो कि थोड़ी समझ अब पहले से ज्यादा रहेगी, तो आदमी हमेशा जागृत स्थिति में ये कोशिश करेगा कि संवेदनशील बना रहे। देखिए, एक स्थिति को देखिए, जब मैं कोई बात से अपने में बड़ा खुश रहता हूं और सामने वाला उस समय कोई गलती कर देता है, तो मेरा उसके बाद रिएक्शन कैसा होता है? कोई नहीं। और जब मैं पहले से ही परेशान हूं और फिर कोई सामने वाला तंग कर देता है, तब कैसा होता है? तो सारा गुस्सा उसी पे उतर जाता है। घर में भी कभी कभी ऐसा लगता है इतनी बड़ी कोई बात तो नहीं हुई थी, जितना बड़ा तूफान हो गया। मेरा खुश रहना मेरी जिम्मेदारी है। मेरे को मेरे खुश रहने का विज्ञान पता नहीं है। अभी मेरी खुशी और मेरे गम दोनों ही दूसरों पे निर्भर हैं। मेरी जिंदगी की ड्राइविंग सीट पे कोई दूसरा बैठा हुआ है, तो उसको कहना है भैया तू उतर जा, मेरी गाड़ी मेरे को दे दे, मेरी गाड़ी मैं चलाऊंगा। तो मेरे भाव और विचार ही मेरे सुख दुख का कारण है। घटनाएं मेरे सुख दुख का कारण नहीं है। मैं घटनाओं को कैसा लेता हूं, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि मेरा लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, मेरी चेतना का स्तर कैसा है। तो जितना मेरी चेतना का स्तर बढ़ता जाता है, उतनी बहुत सारी बातें जो मेरे को कल यहां हिट करती थी और मैं यहां हूं तो ये बाजू से निकल जाता है। जैसे जैसे मैं ऊपर उठता चला जाता हूं, वो तमाम संसार की चीजें, वो तमाम नेगेटिविटी, इसलिए ये परिभाषा आती है कि दूसरों की अयोग्यता से प्रभावित ना होना ही मेरी योग्यता है। दूसरों की अयोग्यता से प्रभावित हो जाना ही मेरी अयोग्यता है। दूसरों की अयोग्यता को योग्यता में बदल देना ही मेरी योग्यता है। तो पूरी जिंदगी कंटिन्यूअस प्रोसेस है अपनी योग्यता को विकसित करने का। कमाई योग्यता की कमाई है। कितने प्लॉट कमा लिए और कितने बैंक में कितना डाल दिया और कितना डिपॉजिट कर दिया, ये इधर ही रहता है। या तो आप दुरुपयोग करते हो या आपके बच्चे दुरुपयोग करते हैं। फाइनली आप उनके स्वाभाविक जीने को बाधित करते हैं। जिन परिवारों में ज्यादा पैसा है वो उन बच्चों के विकास में सहयोगी नहीं है, वो उनके भटकने में सहयोगी ज्यादा होने की संभावना है। इसका मतलब है कि आवश्यकता अनुसार तो साधन हमारे पास हो, साधन मेरे लिए नहीं होता है, मैं साधन के लिए हो जाता हूं। यदि मेरे को जिंदगी में वो बैलेंस, आजकल बात चलने लगी ना, वर्क एंड लाइफ बैलेंस, 4 दिन काम करेंगे 3 दिन खाली रहेंगे। आप कुछ भी कर लो, आपको परेशान ही रहना है, क्योंकि आपका सॉफ्टवेयर गड़बड़ है। आप घर में रहोगे तो घर वाले कहेगी 3 दिन और कहीं जॉब कर ले, परेशान मत कर। तो जिनकी मानसिक स्थितियां बेहतर थी वो एक दूसरे के नजदीक आए, और जिनका सॉफ्टवेयर पहले से भी गड़बड़ था उनकी आर पार हो गई। तो कोरोना काल में घरेलू हिंसा बढ़ी, ऐसा भी डेटा है। डिवोर्स बढ़े, ऐसा भी प्रॉब्लम आया। और कुछ लोग नजदीक भी आए अपनों के, ऐसा भी समझ में आया। इसका मतलब मामला टाइम का नहीं है, मामला स्टेट ऑफ माइंड का है। जैसी आपकी मनस्थिति है, हम हजारों किलोमीटर दूर रह के बहुत पास हो सकते हैं और एक बेड पे रह के लाखों किलोमीटर दूर हो सकते हैं। क्योंकि सूत्र यह है कि दूरी शरीर और शरीर के बीच में है, भाव के बीच में दूरी का कॉन्सेप्ट ही नहीं आता। दूरी एक फिजिकल एंटिटी है, दूरी फिजिकल चीजों के बीच में आती है, भाव और भाव के बीच में दूरी नहीं आती है। जिसके साथ आप भावपूर्ण जीते हो वो कितनी भी दूर रहे आपको हमेशा पास ही महसूस होता है, और जिसके साथ आपकी नहीं बनती है एक घर में रह के भी बहुत दूर ही महसूस होता है। तो दूरी का जो कंसेप्ट है ये फिजिकल एंटिटीज के साथ में काम करता है, चैतन्य के साथ में, भाव के साथ में दूरी का कॉन्सेप्ट काम ही नहीं करता। तो ये क्लैरिटी आने के बाद कि जिंदा रहना जीना नहीं है, पद होने से मेरा जीना नहीं होता है, 1000 करोड़ होने से 50,000 करोड़ होने से मेरा जीना नहीं होता है, तमाम जितनी भी पैकेजिंग हमने कर रखी है, हम कोई भी धर्म और जाति से हैं, इससे भी हमारा जीना नहीं हो जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जीने की एक ही दुनिया है कि मेरा भाव और विचार की वो क्वालिटी जो हर क्षण मेरे लिए सुखदायी है। तो मेरे स्टेट ऑफ माइंड, मेरा पीस ऑफ माइंड बोलिए, उसको मोक्ष बोलिए, नाम जो भी दे दीजिए, वहां कोई भय नहीं है, अभाव नहीं है, दुख नहीं है। उसको पाने के बाद लगता है वो और कुछ चाहिए नहीं, बस उसकी निरंतरता है। ऐसी किसी स्थिति को हम सभी पाना ही चाहते हैं। उस स्थिति को पाने का यदि बाई एजुकेशन हमारे को दरवाजा खुल जाए, है ना, तो ये ठीक है कि सबकी गति अपनी अपनी होगी। हम फिजिक्स और केमिस्ट्री भी पढ़ते हैं तो सबकी गति एक जैसी नहीं होती है ना, वो इंडिविजुअल एक जर्नी है ही है। लेकिन कम से कम सब वो भटकने वाला काम, मैं कह रहा हूं ना, हम बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट करके जिंदगी में बहुत थोड़ा सा पाते हैं।
क्योंकि जिंदगी का एड्रेस नहीं है। यदि जिंदगी का एड्रेस ही गलत है तो कितने साल, कितने घंटे मेहनत किया जाए कि मंजिल को पा जाएंगे। आपके पास एड्रेस था कि पैसा आ जाएगा तो जिंदगी आ जाएगी। क्या लगता है, आएगी? पैसा हमारी जरूरत है, पर्पस कुछ और है। साधन और साध्य में डिफरेंशिएट कर पाना, जिसको पाना है और उस पाने के लिए जो मीन्स है, तो रूप बल धन पद साधन है, ये मेरी पहचान का आधार नहीं हो सकता। उस पद पे बैठ के मैंने डिलीवर क्या किया, ये मेरी तृप्ति का आधार है। डिप्टी डायरेक्टर होने से आपको तृप्ति मिलने वाली नहीं है, कुछ नहीं फर्क पड़ता। एक दिन ये पद नहीं रहेगा और पद रहते हुए भी जो आपके भीतर भाव और विचार में चलता है उसको जांच के देख लीजिए। जबकि हम कुछ बेहतर होने की बात थी, कुछ और उससे कोई बड़ा सुख मिलने की बात थी। हैप्पीनेस में आप 3 सुख पढ़ा रहे हो, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म एंड सस्टेन्ड हैप्पीनेस। तो इस सस्टेन्ड हैप्पीनेस का दरवाजा खुले बिना लॉन्ग टर्म भी स्टेब्लिश होता नहीं है। फिर शॉर्ट टर्म कहीं खो नहीं जाता है, उसको भी हम एंजॉय करते ही हैं, लेकिन सस्टेन्ड हैप्पीनेस का वो दरवाजा खुले बिना, भाव और विचार की उस दरवाजा खुले बिना, और वो दरवाजा पैसे से नहीं खुलता, पद से नहीं खुलता, रूप से नहीं खुलता, और शरीर आपका कैसा भी सही उससे नहीं खुलता, वो 10 PhD से नहीं खुलता, वो विश्व की किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ने से भी नहीं खुल रहा है, क्योंकि वो एजुकेशन ही हमारे पास नहीं है जो जिंदगी का दरवाजा खोले। जबकि भारतीय परिप्रेक्ष्य में तो ये तमाम इंस्टीट्यूशंस में लिखा ही है, विद्या सा विमुक्त है। विद्या क्या है? जो मुक्त कर देती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जितनी बातें हमने की हैं उसमें धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं। तो हमने बेसिकली एक तो ये समझ में आया कि जिंदगी में अनंत प्रश्न नहीं है, ये भी एक बड़ा आराम देने की स्थिति है। अनंत प्रश्न है तो फिर उसकी बात नहीं हो सकती। तो कह रहे हैं यार जिंदगी में 2 ही प्रश्न है, तीसरा बना के देख लो। 2 ही प्रश्न है, क्यों जीना है, कैसे जीना है। तीसरा कोई क्वेश्चन हो तो अभी भी बना सकते हैं, फिर बात कर सकते हैं, नहीं तो फिर आगे बढ़े। थोड़ा सा रिवर्स जाते हैं। कल सर ने आपने लिखा था रूप पद धन बल, एक और शब्द आपने लिखा था बुद्धि। रूप, बल, धन और बुद्धि, ये 5 ऐश्वर्य हैं मानव के पास। बुद्धि के व्यक्त होने के लिए रूप, बल, धन, पद साधन है। बुद्धि हमारे पास है नहीं, इसलिए धन पद ही मेरी पहचान का आधार बन गया। धन और पद अपने आप में परिवर्तनशील चीजें हैं, जबकि मेरी पहचान को, मैं स्थायित्व को चाहता हूं। तो बेसिकली फंडामेंटल मिस्टेक हो गया कि जो चीजें बाय नेचर परिवर्तनशील हैं, मैं उनसे किसी स्टेबिलिटी की, किसी स्थायित्व की चाहना करता हूं, जो कि संभव नहीं है। एक व्यक्ति की सारी प्रॉब्लम से लेके, परिवार की प्रॉब्लम से लेके, समाज की प्रॉब्लम से लेके और विश्व की तमाम समस्याओं का एक ही कारण है, हमारी मानसिकता। आज देख लीजिए, हम जिन परिवारों से आते हैं, हमारे परिवार में समस्या का कारण साधन की कमी है कि संबंध की कमी है। साधन की कमी है या किसी विजन की कमी है ना? तो विजन की कमी है, संबंध की कमी है, अपनी आइडेंटिटी क्राइसिस है, या अपने होने का जो अर्थ है उसको बहुत कोई समझ में नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए। तो पहले क्वेश्चन को एड्रेस करते हैं, क्यों जीना है? क्यों जीना है, या इसकी गहराई में जाएंगे तो मैं कौन हूं, एक ही क्वेश्चन है, लेकिन हम व्यावहारिक धरातल से शुरू करते हैं। क्यों जीना है? क्यों जीना है का आंसर अभी सबके लिए एक है कि अलग अलग है। आप खुल के बोलिए, आप संकोच ना करें। आप कभी भी ये ना सोचें कि मैं जो बोल रहा हूं, बोल रही हूं, वो सही होगा कि गलत होगा। आपका आंसर है, इसलिए दिल खोल के बोलिए, है ना। यहाँ कोई ना मार्क्स मिल रहे हैं, ना इस पे कोई मूल्यांकन होना है, लेकिन आप जब बोलते हैं तो आपको अपने आप को क्रॉस चेक करने का मौका मिलता है। तो अभी जैसा हम जी रहे हैं, है ना, तो अभी क्यों जीना है, ये सबके लिए एक है कि अलग अलग है? अभी तो अलग अलग है, और छत एक है। यही हमारे बीच में डिस्कनेक्ट है। क्या डिस्कनेक्ट है? पत्नी इंजीनियर है और पति डॉक्टर है, या पत्नी टीचर है और पति इंजीनियर है। पति को पत्नी की टीचिंग से कोई लेन देन है, और पत्नी को पति की इंजीनियरिंग से कोई लेन देन है। अब आपस में क्या बात करेंगे? उठ जाओ, चाय बन गई है, कितने बजे जाओगे, शाम को जल्दी आ जाना, किसी की शादी में जाना है, और किसी की 13वीं का कार्ड आया है। आपके घर में जितनी बातचीत हो रही है उसका कंटेंट फिजिकल चीजें हैं, आहार, निद्रा, भय और प्रजनन है। उससे क्या मिल सकता है?
कभी अच्छा लगना होता है और कभी अच्छा लगना ना होने की संभावना ज्यादा बनी रहती। और अच्छा लगना सब्जेक्टिव है, जो आज अच्छा लगता है वो कल अच्छा नहीं लगता है। कि क्यों जीना है अभी सबके लिए अलग अलग है, ये बिल्कुल ठीक है। क्या गैप आ गया? लेकिन ये भी समझ में आता है, यदि क्यों जीना है सबका अलग अलग रहेगा और एक छत के नीचे रहेंगे, हमारी मंजिल अलग अलग है, तो हमारा बीच में कॉमनैलिटी क्या है? फिर कॉमनैलिटी केवल खाना पीना ही रह गया, उसमें भी कॉमनैलिटी नहीं है। पहले घर में एक नाश्ता बनता था, एक टाइम पे बनता था, सभी खा लेते थे। अभी सारे दिन घर में किचन चल रहा होता है, क्योंकि सारे दिन में सबका साइकिल ही अलग अलग हो गया है और नाश्ते भी सबके अलग अलग हो गए हैं, तो घर एक होटल जैसा होके रह गया है। तो मैं ये भी कहना चाहता हूं कि कॉमनैलिटी वहां खाने पीने में भी नहीं बची है, कॉमनैलिटी लक्ष्य में भी नहीं बची, कॉमनैलिटी विचारों में भी नहीं बची है, तो कहां साथ साथ जिएंगे? और कुछ भी करें, देखो आदमी की सारी एक्टिविटीज को देखें, सारी एक्टिविटीज का एक ही मतलब है कि आदमी का आदमी के साथ जीने के मैकेनिज्म का नाम तमाम एक्टिविटीज। वो बचपन में हम गली में क्रिकेट खेलते थे ना, तो दो लोग भी क्रिकेट खेल लेते थे। पीछे दीवार होती थी, एक मार देता था, वही मार देता था, वही उठा लाता था, फिर 3 हो जाए, 4 हो जाए, स्टेडियम हो जाए। ये क्या मैकेनिज्म है? उस क्रिकेट के बहाने इतने लोग साथ मिलके एंजॉय कर पा रहे हैं। चाहे हम कुछ भी करें, सारे मैकेनिज्म आदमी के साथ होने का बहाना है। जब भी कोई खुशी हमको मिलती है तो हमको लगता है कि कोई अपना होगा, मैं उसको शेयर करूं। खुशी को हम अकेले नहीं पचा पाते। जब भी कोई खुशी मिलती है हमको लगता है कि मेरा कोई अपना हो जिसको मैं शेयर कर पाऊं। इसका मतलब है कि बेसिकली आदमी अपने आप में अकेले जैसा कोई शब्द है नहीं, एग्जिस्टेंस में अकेले जैसा कोई शब्द है नहीं। इसलिए पूरा दर्शन एक बात को कहता है कि एग्जिस्टेंस इज को एग्जिस्टेंस। हर चीज को एग्जिस्ट करती है। वो जो को एग्जिस्ट करती है उसको समझने जाएंगे तो पता चलेगा यदि क्यों जीना है हमारा अलग अलग है, तो फिर कॉमनैलिटी कुछ नहीं बची, साथ में जीने की जगह कुछ नहीं बची, हमारा सब कुछ अलग अलग है। तो ये गलत नहीं है। तो जिंदा रहने के धरातल पर क्यों जीना है अलग अलग ही रहेगा, क्योंकि कोई इंजीनियर बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई पराठा खाएगा, कोई गोभी खाएगा, कोई नमक खाएगा, कोई नहीं खाएगा, कोई 2 बजे सोएगा, कोई 4 बजे सोएगा, कोई लंदन जाके खुश होएगा, कोई अमेरिका जाके खुश होएगा, और ये जिंदगी भर बदलता ही रहेगा। अलग अलग भी रहेगा और बदलता भी रहेगा। जीने के धरातल पे हम सबकी मूल चाहत एक है, और आप दम लगा लीजिए 80 से चोटी का, आप उसको बदल भी नहीं सकते। धरती के सभी मानव की मूल चाहत एक है। धरती के सभी मानव की मूल चाहत एक है। क्या? धरती के समस्त मानव का, सारे मानव का टोटल एफर्ट, वो जो कुछ भी करे, अच्छा या बुरा, सोते हुए जागते हुए, वो जो कुछ भी बोलता है, सोचता है, करता है, वो जो कुछ भी करता है अपने सुखी होने की तलाश में करता है। तो इस सुख का मतलब सुख, शांति, संतोष, आनंद, सफलता, क्यूरियोसिटी, मोक्ष। आपका सारा एफर्ट आपकी चेतना के अनुसार, आपकी मानसिकता के अनुसार वो सुख की तलाश में है। इसी का दूसरा मतलब है कि दुख से बचने के लिए भी है। तो मेरी जिंदगी का सारा एफर्ट दुख को मिनिमाइज करने में और सुख को मैक्सिमाइज करने के अर्थ में है। हम समस्याओं से दुखी होते हैं कि नहीं होते हैं? समाधान न होने से दुखी होते हैं। तो दुनिया में कोई भी व्यक्ति किसी भी समस्या से दुखी नहीं होता है, समाधान का ना होना ही उसकी पीड़ा है। तो समाधान का ना होना हमारी पीड़ा है, समस्या हमारे लिए पीड़ा नहीं है। इसका मतलब है दुख, जैसे दर्द हमारे शरीर में होता है, चोट लगती है, दर्द होता है, तो हम जेनेटिकली चेंज कर सकते हैं कि दर्द को पैदा करने वाला जो जीन्स है उसको ही रीसेट कर दें, तो आपको कभी दर्द नहीं होगा। तो कितना अच्छा रहेगा। बेसिकली दुख डायग्नोस करता है कि कुछ गड़बड़ हो रहा है। जो मैंने कहा पहले उस पर आंसर दे दो। यदि दुख के जीन्स को ही खत्म कर दें और मानव में कभी दर्द होने की सिस्टम ही खत्म हो जाए तो कैसा रहेगा? तो शरीर में दर्द होता है इसलिए हमारा शरीर सुरक्षित रहता है। चोट लगने से दर्द होता है इसलिए हमारा शरीर सुरक्षित रहता है और हम अपने शरीर को बचा के रखते हैं। जितनी अव्यवस्था ज्यादा होती है शरीर में उतना दर्द जोर से होता है। जितना जितना वो ठीक होता जाता है उतना भी दर्द कम होते जाता है। तो दर्द मात्र एक इंडिकेटर है
कि शरीर में कोई अव्यवस्था है, जितनी अव्यवस्था ठीक होती चली गई और एक दिन दर्द बिल्कुल खत्म हो गया, तो मेरे को लगा कि अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर मानव में जो सेल्फ है उसमें स्वस्थ शरीर का इंफॉर्मेशन रहता है। मेरे को कैसे लगता है कि आज मेरा मन ठीक नहीं है? मेरे को कैसे पता चलता है कि आज मेरा शरीर ठीक नहीं है? मेरे को कैसे लगता है कि आज भारी भारी लग रहा है ना? इसका मतलब है जब भी वो रेफरेंस, जो स्वस्थ का रेफरेंस है, उससे भिन्न इंफॉर्मेशन मेरे पास आती है, तो मैं ये पहचान पाता हूं कि ये कुछ गड़बड़ है। इसका मतलब है दर्द शरीर में एक व्यवस्था है ताकि शरीर व्यवस्थित रहे, शरीर स्वस्थ रहे। दुख सेल्फ में एक व्यवस्था है ताकि मैं इवॉल्व हो पाऊं, अपने अधूरेपन को देख पाऊं। तो मेरे अधूरेपन को पहचानने के मैकेनिज्म का नाम दुख है। दुख मेरे को दुखी करने के लिए नहीं है, दुख मेरे गैप्स को पहचानने का मैकेनिज्म है। उस पहचान लूं, है ना? डॉक्टर को बताते हैं मेरा ये दुखता है, कोई एक्सरे करता है, कोई एमआरआई करता है, वो रिपोर्ट देख के बताता है देखो तुम्हारा ये प्रॉब्लम। हमारे लिए दुख है, दर्द है, उसके लिए अपॉर्चुनिटी है, उसकी योग्यता को प्रूव करने के लिए। गुस्सा क्या है? अक्षमता का प्रदर्शन है। जिन चीजों को मैं हैंडल कर पाता हूं उसमें कूल रहता हूं, जिन चीजों को हैंडल नहीं कर पाता हूं उसमें परेशान हो जाता हूं। यदि हमारे पास जिंदगी का मैनुअल होता, जो मैंने घटना कही कि एक माँ बच्चे को जन्म देती है, 9 महीने तमाम उठापटक से गुजरती है, ना वो दुखी रहती है, ना घर के वातावरण में दुख आता है, क्योंकि उसको पता है कि मेहमान आने वाला है। उस मेहमान के आने की खुशी में ये जो कुछ भी प्रोसेस है, हमेशा उसकी निगाह कहां टिकी है? पूरे घर की निगाह कहां टिकी है? फल पे टिकी है। जब निगाह फल पे टिकी है और फल की महिमा का और फल की खुशबू का पता है, तो प्रक्रिया को हम प्रक्रिया के रूप में स्वीकार करते हैं। जब फल का पता नहीं है, तो जो कुछ भी जिंदगी में होता है ये क्यों हो रहा है? तो फिर मेरा ध्यान प्रक्रिया की अनुकूलता प्रतिकूलता पे जाता है। तो प्रक्रिया में अनुकूलता नहीं बनी हुई है, तो मैं इसको नहीं करना चाहूँ। अपने एग्जाम डेज में हम रात भर जगते हैं, रात भर पढ़ाई करते हैं, हम कहां उससे बहुत दुखी हो रहे हो? हमारे ध्यान में क्या रहता है? रिजल्ट अच्छा आएगा। जब फल ध्यान में रहता है तो उसके प्रोसेस को हम खुशी के साथ स्वीकार कर पाते हैं। जिंदगी का फल हमको नहीं पता है, इस जिंदगी पे क्या फल लगता है उसका हमको नहीं पता है। इसलिए जब भी जिंदगी में उठापटक होती है तो मेरे को यह समझ में नहीं आता है क्यों इतनी उठापटक है। मैं मेरी जिंदगी का एक छोटा सा आपको एक लाइन की एक बात कहता हूं जिसने मेरे को कभी बहुत साहस दिया। जॉब छोड़ने के बाद जिंदगी की, अब जॉब छोड़ दिया, ऊपर से शादी, ऊपर से साल भर में बच्चा भी आ गया और तमाम उठापटक चल रही थी, बहुत परेशान था। एक व्यक्ति मेरे को मिला, उसने कहा कि देखो तुम्हारा 3 साल का ये ट्रेनिंग पीरियड है और कमांडो ट्रेनिंग में तो उठापटक होती है। कमांडो ट्रेनिंग के बाद ही आपको कोई बड़ी पोस्टिंग मिलेगी और ट्रेनिंग से गुजरना उन बड़ी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए, तुम्हारी योग्यता बढ़ाने के लिए, ये तुमको दुख देने के लिए, परेशान करने के लिए नहीं। उस एक लाइन ने मेरे को इतना ढांढस दिया, कुछ भी हुआ ट्रेनिंग है। फिर उसने वैसा तंग नहीं किया जैसा वो पहले तंग कर। इसका मतलब घटनाएं तो वही थी जो पहले घट रही थी। क्या फर्क पड़ गया? नजरिया बदल गया। नजरिया बदल गया तो नजारे बदल गए। घटनाओं से सुखी दुखी नहीं होते। घटनाओं को देखने का नजरिया हमारा कैसा है, यदि जिंदगी रूपी फल का पता होगा और अभी जो मैं इन्वेस्टमेंट, अभी जो ये झेलना झिलाना चल रहा है, ये उसके लिए इन्वेस्टमेंट है, तो मैं खुशी के साथ उससे गुजर जाऊं। तो जिंदगी आपको सारे कलर दिखाती है। जब पैसा नहीं है तब आप कैसा फील करते हो, जब बहुत पैसा आ जाता है तब आप कैसा फील करते हो, जब आपका कोई अस्तित्व नहीं है तब आप कैसा फील करते हो, जब आपके पास बड़ा पद आ जाता है तब आप कैसा फील करते हो। इन सब के बीच में आप शांति से खड़े रहते हो। कोई नेगेटिव चीज आपको प्रभावित नहीं करती है, कोई पॉजिटिव भी चीज भी आपको प्रभावित नहीं करती है। इसलिए मानव की जो महिमा है वो इस एक लाइन में कही गई है, मूल में मैं आत्मा हूं, नित्य शांत हूं। कैसा हूं? नित्य शांत हूं। नित्य शांत का मतलब ही है किसी भी तरह का बाहरी नेगेटिव और पॉजिटिव इंपैक्ट आपको छूता ही नहीं है। तमाम सम और विषम आवेश से मुक्त हूं।
तो मैं आत्मा हूं, नित्य शांत हूं, सम विषम आवेश से मुक्त हूं, व्यवहार, व्यवसाय और व्यवस्था को नियंत्रित करता हूं। ये मेरी हैसियत है। अभी हम व्यवहार को नियंत्रित करते हैं कि व्यवहार हमको नियंत्रित करता है? अभी व्यवहार हमको नियंत्रित करता है। मैं व्यवसाय को नियंत्रित करता हूं कि व्यवसाय मुझको नियंत्रित करता है? व्यवसाय मुझको नियंत्रित करता है। व्यवस्था की तो बात ही मत करो। मैं व्यवस्था को नियंत्रित करता हूं कि व्यवस्था मुझको नियंत्रित करती है? यदि व्यवस्था मुझको नियंत्रित करती है तो मैं व्यवस्था से छोटा हूं। यदि व्यवहार मुझको नियंत्रित करता है तो मैं व्यवहार से छोटा हूं। यदि व्यवसाय मुझको नियंत्रित करता है तो मैं व्यवसाय से छोटा हूं। इसी को 3 दास्ता के रूप में कहा गया है। व्यवहार दास्ता, व्यवसाय दास्ता और व्यवस्था की दास्ता। दास्ता मतलब गुलामी। व्यवहार की गुलामी, व्यवसाय की गुलामी और व्यवस्था की गुलामी। हम गुलाम बनने के लिए पैदा हुए हैं कि मुक्त होने के लिए पैदा हुए? हम मुक्त होने के लिए पैदा हुए हैं और खुद गुलाम बन रहे हैं, दूसरों को गुलाम बना रहे हैं। इसको व्यवस्था बता रहे हैं। आपने कहा कि दुख सिचुएशन में नहीं है, हमारे परसेप्शन में है। तो अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल दूं दुख का, suppose there's a woman who is financially dependent on her husband and has a child, and the husband is beating her every day. क्या आप उसको यही बोलोगे कि आपकी सिचुएशन में दुख नहीं है? वो सिचुएशन से दुखी नहीं है, तो उसके पास उसका सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन होगा तो दुखी नहीं होगी। नहीं है सॉल्यूशन। हाँ, नहीं है इसलिए दुखी होगी, बस यही नियम है। कोई मेरी जिंदगी में कितना हस्तक्षेप कर सकता है ये मेरे हाथ में है। हम किसी को अलाउ करते हैं कि तुम मेरी जिंदगी में मेरे को कितना भी हस्तक्षेप कर सकते हो। कोई मोमेंट में हम हाथ खड़ा कर सकते हैं? नहीं, यहीं तक लिमिट है। मैंने जो allowing men to beat them? नहीं, आप उसको कह सकते हो कि नहीं ये तुम्हारी लिमिट नहीं है, तुमको यहां रुकना होगा। हमको खुद को नो कहना नहीं आता, क्योंकि हमको नो कहने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि हमारे भीतर वो कॉन्फिडेंस नहीं है, वो क्लैरिटी नहीं है, अपने मानव होने की क्लैरिटी नहीं है। इसलिए हम किसी को अपने शोषण के लिए आमंत्रित करते हैं, अनधिकृत प्रवेश हम कराते हैं, अनऑथराइज्ड एंट्री देते हैं। ये उसी काम के लिए है कि कोई दिन तुम इसको खड़े हो, ये तुम्हारे लिए अपॉर्चुनिटी है। तुम्हारी अभी जो मेंटल स्टेट है उसमें जो परिस्थितियां तुम्हारे सामने आई, इसको मैं कहता हूं हर आदमी की अपनी चेतना के अनुसार एग्जिस्टेंस उसको एक क्वेश्चन पेपर देता है। हर क्षण हमारे लिए क्वेश्चन पेपर उपलब्ध है घटनाओं के रूप में। उन घटनाओं को हम कैसे हैंडल करते हैं, वो घटनाएं हमको बताती हैं कि तुम उठो, तुम खड़े हो। और आप देखिए, इतिहास गवाह है, जब जब किसी कम्युनिटी का या किसी व्यक्ति का शोषण हुआ है, कुछ समय तक झेलता है, कुछ समय के बाद खड़ा हो जाता है। तो हमने एक ही गलती की है, हमारा यह मानना कि मैं, मेरी बीवी और मेरे बच्चे, इतनी ही मेरी सोचने की सीमा है, ये मेरी प्रॉब्लम है। कभी समझ में आया कि ये समाज अपने आप में एक अनडिवाइडेड यूनिट है, तो जो कुछ भी इस समाज में अच्छा या बुरा है वो हम सबके हिस्से में समान रूप से आता है। इसका मतलब ये हुआ कि मेरी गलती क्या है? एक मानव होने के नाते मेरी गलती ये है कि मैंने अपने मानव होने को नहीं पहचाना और दूसरे को मानव होने में सहयोग नहीं दिया। तो इसको मैं कहता हूं कि ये नासमझी टैक्स है। जब तक हम समझदार नहीं होंगे और हमारे पूरे वातावरण के लोगों में समझदारी के लिए काम नहीं करेंगे, कोई भी गलती कर सकता है। वो गलती मेरे परिवार के साथ हो ही सकती है और ये गलतियां होती ही रहेंगी। तो इसका एक ही तरीका है और उसकी एक ही जगह है, एजुकेशन।